तो आज हम ऑर्गेनोन का टॉपिक लेंगे जिसमें हम बीके सरकार में से थियरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज टॉपिक लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क है और शॉर्ट है और सिंपल भी है, इसे ऑप्शन में नहीं निकालना चाहिए। तो हम आज पढ़ेंगे हनीमान थियरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज। तो मैं सिंपल से इसे आपके जैसे मैंने पिछले वीडियो में किया था हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँगी। हनीमान ने अपनी प्रैक्टिस और डिस्कवरी होम्योपैथी के 30 साल बाद ये महसूस किया कि उस होम्योपैथी कहीं ना कहीं फेल हो रही है रियल क्योर में। इन सम डिसीज़ में डिसीज़ सम टाइम के लिए सबसाइड हो जाता है और वो भी प्रॉपरली सिलेक्टेड सिमिलिमम मेडिसिन देने के बावजूद थोड़े टाइम के लिए डिसीज़ क्योर हो जाता है, मतलब कि सबसाइड हो जाता है और वो वापस रिलैप्स होता है, मतलब बार बार वही आता है और वो फ्यूचर टाइम में वो न्यू सिम्टम लेके आता है। वही वाइटल फोर्स, वही सिमिलर सिलेक्टेड मेडिसिन एक्यूट डिसीज़ में कंप्लीट क्योर करती है पर फेल्स टू ब्रिंग इन क्योर इन chronic disease even after selecting the सिमिलम रेमेडी। परफेक्ट टोटलिटी बनाने के बावजूद और परफेक्ट प्रेजेंट सिम्टम को लेने के बाद, परफेक्ट सिमिलम प्रिस्क्राइब करने के बाद भी होम्योपैथी कहीं ना कहीं फेल हो रही थी। सो डॉक्टर हनीमान ने स्टेटमेंट दिया कि इट स्टार्ट्स वॉज प्लीजिंग, द कंटिन्यूस लेस फेवरेबल, द आउटकम होपलेस। मतलब हनीमान कहना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में क्योर हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग में सिम्टम्स क्योर होने लगते हैं और जैसे जैसे कंटिन्यूस होता है लेस फेवरेबल होता है, मतलब क्योर इतना नहीं होता और आउटकम वॉज होपलेस, मतलब कि उसका रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं आता, होम्योपैथी फेल होती है। उसकी वजह से हनीमान को लगा कि जो कोई रीज़न है जो होम्योपैथी को फेल कर रही इन क्रॉनिक डिसीज़, क्योंकि एक्यूट डिसीज़ में तो वो रिज़ल्ट दे रही। तो हनीमान जी ने थोड़े रीजंस 5 रीजंस दिए जो उनके अकॉर्डिंग है। तो उसमें फर्स्ट क्या है, द लॉ ऑफ सिमिलर्स माइट नॉट बी लॉ ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि उनको लगता है कि लॉ ऑफ सिमिलर में भी नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब कि सारे केसेस में नहीं हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ उनकी ड्रग्स डिस्कवर की है उसमें से थोड़ी गिनी चुनी ड्रग्स है जो सारे डिजीज़ कवर करती है इन कंडीशन में ह्यूमन बीइंग के। तीसरा उन्हें लगा कि लॉ ऑफ सिमिलर एप्लीकेशन अप्लाई में वो कुछ भूल कर रहे, डिफेक्ट है। चौथे में उनको लगा कि वो टोटलिटी बनाने में कुछ ओमिशन कर रहे हैं, मतलब कि कुछ भूल रहे हैं या टोटलिटी बनाने में वो भूल कर रहे हैं। और पांचवा उनको लगा कि जो कोई ऑब्स्टिकल्स है जो हम ओवरलुक करें, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन 5 उनको रीज़न्स लगे, उस पर उन्होंने फिर डिस्कशन किया, आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे आए, डिस्कशन किया और उसमें से उन्होंने जो फर्स्ट उन्होंने उनको जो रीज़न लगा कि लॉ ऑफ सिमिलर्स माइट नॉट बी लॉ ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो उन्होंने क्या लिखा इसके बारे में आपको ऊपर टाइटल मानना है कि हनीमान टूक अप द डिस्कशन एंड मेड द आर्ग्यूमेंट्स इन फॉलोइंग वे। द फर्स्ट इज ओके, तो फर्स्ट को उन्होंने डिसमिस कर दिया, मतलब वो मानते हैं कि वो लॉ ऑफ सिमिलर यूनिवर्सल लॉ है, मतलब उसमें कोई फॉल्ट नहीं है क्योंकि वो उसकी सिमिलर उन्होंने काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के सपोर्ट में ये किया है कि लॉ ऑफ सिमिलर्स इज़ कंप्लीट एंड वो किसके साथ सपोर्टेड बाय इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक पे वो बेस करता है। लॉ ऑफ सिमिलर इज़ क्योर करता है नेचुरल डिसीज़ को, मतलब आर्टिफिशियल नहीं, जो ड्रग्स से पैदा होता है मेडिसिन से, वो नहीं। तो लॉ ऑफ सिमिलर इज़ कंप्लीट वो हनीमान मानते हैं। उन्होंने फर्स्ट सेंटेंस को डिक्लाइन कर दिया। अब दूसरा सेंटेंस है कि ड्रग्स आर टू फ्यू, तो उन्होंने लिखा है कि फिजिशियन चाहे कितनी भी ड्रग्स ले वो हमेशा अनसेटिस्फाई ही रहते हैं।
तो उन्होंने उसमें लिखा है कि नाउ डे और तब से काफ़ी सारी न्यू एडिशंस ऑफ ड्रग प्रूव हो रही हैं जो वैल्यू और मेडिसिन है, और जो वो इसमें एक्यूट डिसीज़ में काफ़ी ज़्यादा वो रिकवरी दे रही है। जबकि ये काफ़ी सारी ड्रग्स क्रॉनिक डिसीज में भी स्टार्टिंग में कंप्लीट सिलेक्टेड होने के बाद, यानी सिमिलर होने के बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रही, स्पीडी दे रही है, पर उससे क्योर क्यों नहीं होता? मतलब कि सेकेंड भी उन्होंने डिक्लाइन किया कि नहीं, ड्रग्स का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तीसरा और चौथा है कि लोब सिमिलर में एप्लीकेशन में या कोई डिफेक्ट हो सकता है, या सम होमिशन इन टोटालिटी में कोई प्रॉब्लम है। तो सेकंड में उन्होंने कहा है कि जो ड्रग्स है वो सेटिस्फाई है, जो देती है काफ़ी स्पीडी और कंप्लीट क्योर करती है। अब हम 3 और 4 देखेंगे कि लोब सिमिलिया में कोई डिफेक्ट है या फिर कोई ओमिशन हो रहा है टोटालिटी में। तो उन्हें लिखा है कि जो थर्ड सेंटेंस है कि लोब सिमिलर में एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट है, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो, क्योंकि लोब सिमिलर जो मेडिसिन मोस्ट सिमिलर वो सिलेक्ट करने के बाद आफ्टर द टोटालिटी, और जो सिम्टम्स उसके मोस्ट पिक्यूलियर है उसको लेने के बाद क्रॉनिक डिसीज में दी जाती है मेडिसिन, और काफ़ी हद तक क्योर होती है, और फिर वो रिलैप्स होता है। तो मतलब उन्होंने कहा कि टोटालिटी में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, क्योंकि हम वही सिम्टम्स लेते थे, उस टाइम की बात है कि वही सिम्टम्स लेते थे जो प्रेजेंट है, जो हम देख सकते हैं, जो वो बोल रहा है पेशेंट। बस इनमें डिफेक्ट ही है कि डीप सीटेड जो ओरिजिनल डिसीज़ है उसके बारे में ध्यान नहीं देते, उसकी हिस्ट्री के बारे में, डिसीज पर से उसकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। मतलब कि जो उसने जो सिम्टम्स लिए है वो सिर्फ टेम्पररी बेनिफिट देता है, और इसलिए हनीमान ने कहा है कि डिफेक्ट वॉज इन एसर्टिंग द टोटालिटी ऑफ सिम्टम, क्योंकि वो हम सिर्फ प्रेजेंट सिम्टम्स ले रहे हैं, ना कि उसकी हिस्ट्री के बारे में आस्क कर रहे हैं। पास्ट सिंड्रोम्स क्या थे, पास्ट सिम्टम्स क्या थे, पास्ट में आपको क्या हुआ है, वो सब ये हिस्ट्री में नहीं लिया गया है। सो डिफेक्ट इन टोटालिटी ऑफ सिम्टम। अब जो 5वां सेंटेंस दिया है हनीमान ने, रीज़न दिया है कि ऑब्स्टिकल्स टू ओवरलुक, मतलब हम कोई ऑब्स्टिकल्स है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो उन्हें लिखा है कि सम ऐसे डिसीज़ या ऐसी कुछ थिंग्स होते हैं जो एग्जिस्टेंट, मतलब कि जो बॉडी में आने के बाद वो ऑब्स्टिकल्स होता है, और वंस वो जो एडवांस और डेवलप हो जाते हैं तो सर्टेन डिग्री तक, तो वो ना तो कोई रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हट्टे खट्टे से वो अपने आप से रिमूव हो जाएगा, ना तो वो डाइट ठीक करने से रिमूव हो जाएगा, और ना ही वो अपने आप से वो डिसीज मर जाएगा या चला जाएगा। ये जो क्रॉनिक डिसीज़ में जो ऑब्स्टिकल्स है उस पर हनीमान ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन और सर्चिंग करने के बाद कि क्योर क्यों नहीं मिल रहा है क्रॉनिक डिसीज़ में, मतलब कि नॉन वेनेरल डिसीज़। वेनेरल डिसीज़ मतलब एक्यूट में जो सोरा का जो थोड़ा सा जो डिसफंक्शन हो जाता है, या सोरा जो डिफेक्ट आता है, और जो इचिंग की प्रॉब्लम्स आता है, वेनेरल डिसीज़ वोनेरल डिसीज़, उसे क्रॉनिक डिसीज़ को नॉन वेनेरल डिसीज़ कहा गया है। और नॉन वेनेरल डिसीज़ यानी कि क्रॉनिक पेशेंट में क्यों नहीं क्योर मिल रहे हैं, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो उनको पता चला कि या तो पेशेंट झूठ बोल रहा है अपनी हिस्ट्री के बारे में कि उसे पास्ट में कोई ईच हुआ था, इरप्शन हुआ था, और वो यानी वो इतना नॉट अनफ्रिक्वेंटली, मतलब वो टाइम में बहुत ज़्यादा होता था, और सबको मोस्ट कॉमनली कहीं ना कहीं सम डिग्री में होता था। या तो पेशेंट झूठ बोल रहा हो, या तो पेशेंट भूल गया हो, और अब फिजिशियन ने भी उससे पूछा ना हो अपनी पास्ट हिस्ट्री के बारे में, या तो उसने उसकी ट्रीटमेंट ली हो, या फिजिशियन द्वारा उसको क्या कहते हैं मेडिसिन देके सप्रेस कर दिया गया हो, या तो मेडिसिन लेके उसे क्योर कर दिया गया हो,
वो एक ऑब्स्टेकल्स होता है और वो स्किन का जो सप्रेस इरप्शन है वो इधर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब कि डीप लेयर में जाता है। इसलिए इस ऑब्स्टेकल को रिगार्डिंग क्योर में हनीमान ने उसको नाम दिया है सिम्पटम सिंड्रोम। मतलब सिम्टम में से ही सिंड्रोम बनता है। एक सिंपल सा सिम्टम्स था ईच का, 16 का सिर्फ डिरेंजमेंट हुआ था, उसको उन्होंने सप्रेस करके उन्होंने डीप लेयर में इसे सिंड्रोम में ट्रांसलेट कर दिया फॉल्टी प्रैक्टिशनर ने। और वो जो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्पटम सिंड्रोम वॉज नेम बाय हिम एज सोरा, उन्होंने सोरा नाम से उसे नोन किया। इंटरनल ईच विदाउट इरप्शन ऑन स्किन। उस टाइम में जो हनीमान की एज थी और जो उन्होंने थियरी दी, उस टाइम में जो ट्रीटमेंट होती थी वो ये थी कि अगर पेशेंट सिक मैन को अगर रिलीफ मिलनी है तो सेक्रीफाइस और अल्टर थियरीज, मतलब फॉल्स थियरी स्पेकुलेशंस होते थे, फॉल्टी मेथड्स चलते थे। और क्योंकि उस टाइम में पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी का इसने डेवलपमेंट या इतना नॉलेज नहीं था, इतनी थियरी नहीं थी, तो वो जो होस्ट का स्पेकुलेशन थियरी के द्वारा जो फैक्ट थे पॉजिटिव उसे ओवरशैडो किया जाता था और यही फॉल्टी मेथड से उसे ट्रीट किया या सप्रेस किया जाता था। पेशेंट को बेसलेस थियरी पे ट्रीट किया जाता था। फिर हनीमान ने क्या किया, तो जो नेचुरल डिसीज़ है उसके बेस पे थियरी दी कि जो नेचुरल डिसीज़ है उसे सब्साइड या सप्रेस किया गया टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। मतलब कोई भी हेल्दी पर्सन को ड्रग दे दिया, मतलब एक इचिंग था तो वो ड्रग जो नेचुरल डिसीज़ था वो सप्रेस हो गया और जो आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिसीज़ था वो उसके जो ह्यूमन बीइंग का बॉडी है उसमें दाखिल हो गया है। तो अब हनीमान ने वो जो सिम्टम्स थे उस पर स्टडी किए, उसके रिगार्डिंग ड्रग्स की स्टडी की और उन्होंने फिर इटियोलॉजी ऑफ डिसीज़ लिख दिया जिसके बेस पे होम्योपैथी है कि कौन सा आर्टिफिशियल डिसीज़ है और कौन सा नेचुरल डिसीज़ है। उसके सिम्टम्स के आधार पे फिर उन्होंने मेडिसिन दी और रिज़ल्ट काफ़ी फिर इम्प्रूवमेंट आने लगा जो होम्योपैथी का बेस है। सो इसमें चैप्टर में शॉर्ट में इतना ही कहना चाहते हैं कि जो हनीमान ने स्टडी की 30 इयर्स तक, फिर उन्होंने महसूस किया कि जो सम डिग्री ऑफ केसेस यानी कि क्रॉनिक डिसीज़ में मेडिसिन फेल हो रही है क्योर करने में, उनकी वजह से उन्होंने रीजंस दिए कि लोअर सिमिलेट ऑल एट ऑल। तो कहना चाहते हैं कि वो टाइम में जो वुनेरल डिसीज़ से, मतलब जो स्किन इचिंग के डिसीज़ थे, वो जो हिस्ट्री देते थे तो वो एक्यूट डिसीज़ में तो क्योर हो जाते थे, पर जो क्रॉनिक डिसीज़ है उसमें क्योर का रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा था कि पेशेंट भूल जाता है या पेशेंट कहना नहीं चाहता या फिजिशियन उस पर ध्यान नहीं देते कि उनको पास्ट में कोई हिस्ट्री थी या सप्रेस इरप्शन की हिस्ट्री, मतलब उसको इरप्शन हुआ था और वो फॉल्टी प्रैक्टिशनर ने जो मेडिसिन देके उसे सप्रेस किया है वो अनदर लेवल पे जाता है, मतलब डीप लेयर पे जाता है और वो सिम्टम्स में सिंड्रोम्स बनता है। तो टोटलिटी में कहीं ना कहीं भूल होती है फिजिशियन की लेने में या पेशेंट बताना नहीं चाहते। तो फिर हनीमान ने उस पर ध्यान दिया और फिर वो टोटलिटी के अनुसार टोटलिटी बनाई कंप्लीट। फिर उसके सिम्टम्स, मतलब नेचुरल डिसीज़ कौन सा है और आर्टिफिशियल मतलब मेडिसिनल डिसीज़ कौन सा है, उन पे ध्यान देके स्टडी करके इटियोलॉजी दी डिसीज़ की और फिर उसके बेस पे पूरा होम्योपैथी उन्होंने बेस किया, पिलर बनाया मतलब उस थियरी को। और फिर ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और ये था हनीमान्स थियरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।